Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. Welcome to lecture number 72 of grade 9 physics. स्टूडेंट आपको पता है कि हमने रिटन वर्क ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट की है। इससे पहले जो लेक्चर नंबर 71 था वहाँ पे हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चन 1 to 4 लिख किए थे। आज हम इसमें जितनी भी रिमेनिंग कंसेप्चुअल क्वेश्चन है इनका रिटन वर्क करें। स्टूडेंट मैंने फर्स्ट डे को से आपको बताया था कि जितना भी मैं रिटन वर्क कर रहा हूँ ये आपने अपने साथ अपनी नीट नोटबुक्स में नोट करना है इसी ही तरीके से कि क्वेश्चन आपने ब्लू मार्कर से राइट करना है। फिर इसके बाद माइंड मैप बनाना है, मेन हेडिंग्स देने हैं सब ब्लू मार्कर से। यहाँ आप जो आंसर में जितनी भी रिटन वर्क आप करते हैं वो ब्लू पेन से करना है और जितनी भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स की हाईलाइटिंग है वो ब्लैक मार्कर से करनी है। क्वेश्चन को अंडरलाइन करना और फिनिशिंग लाइन लगाना, ये सब वही नीट नोटबुक में जिस तरह आप रिटन वर्क करते थे इसी तरीके से आप ये भी करेंगे। अच्छा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ बिल्डिंग थ्रोज अ रबर बॉल डाउन विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। आपके साथ एक बंदा है, वो बिल्डिंग के किसी रूप पे खड़ा है और एक रबर बॉल है उसके साथ, वो उसको नीचे 8 मीटर पर सेकंड के साथ फेंकता है। व्हाट इज द एक्सेलरेशन मीन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉल। एक्सेलरेशन मीन कि इस बॉल का जो एक्सेलरेशन है कि वो किस तरफ जा रहा है और कितने एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड के साथ जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जो बंदा होगा कि आपके साथ वो जिस बिल्डिंग पे खड़ा है तो उस बिल्डिंग का फासला आपके साथ तकरीबन रेडियस ऑफ अर्थ से ज़्यादा नहीं होगा। तो इस बॉल को जब ज़मीन की तरफ फेंकता है 8 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, तो वो आपके साथ वही ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी के साथ नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि वो हमारे साथ तकरीबन हम 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। वजह ये है कि वहाँ आपके साथ ये जी में हमारे साथ वेरिएशन तब आते हैं कि जब आपके साथ एक ऑब्जेक्ट जो है कि वो रेडियस ऑफ अर्थ से ज़्यादा फासले से सेंटर ऑफ अर्थ से दूर हो, मीन कि सेंटर ऑफ अर्थ से उसका फासला रेडियस ऑफ अर्थ से ज़्यादा, तो फिर वहाँ पे हमारे साथ जी में वेरिएशन ज़्यादा आते हैं। लेकिन जब आपके साथ इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ वो रेडियस ऑफ द अर्थ से कम हो, तो फिर वहाँ पे हमारे साथ स्मॉल जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन में वेरिएशन बहुत कम आते हैं, उसको अक्सर हम इग्नोर करते हैं। तो इसमें से आपसे क्या मानते हैं कि एक बंदा है वो किसी भी बिल्डिंग पे खड़ा है, वहाँ से एक रबर बॉल को नीचे ज़मीन की तरफ 8 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ या वेलोसिटी के साथ फेंकता है, तो इसका एक्सेलरेशन मीन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। तो हम माइंड मैप बनाएंगे। माइंड मैप के रबर बॉल है वो वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड के साथ डाउनवर्ड की तरफ फेंकता है, वहाँ उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो हमारे साथ जी होगी और वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है जी का वैल्यू हमारे साथ, क्योंकि जब ज़मीन की तरफ आता है तो वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की तरफ की वजह से आते हैं। अच्छा, आंसर क्या है? तो आंसर में आप ये लिखा है जो नहीं है ये आप ब्लू पेन से करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैंने अंडरलाइन किए वो आप ब्लैक मार्कर से करेंगे। व्हेन अ पर्सन थ्रोज अ रबर बॉल, जब आपके साथ एक पर्सन है वो बंदा है रबर बॉल को डाउन विद वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड, वो 8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ इस बॉल को नीचे की तरफ फेंकता है। देन द रबर बॉल विल फॉल विद सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो आपके साथ जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हर एक ऑब्जेक्ट जो गेन करता है वो उसी के साथ नीचे की तरफ आता है। Its magnitude near or on the surface of Earth is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसकी जो मैग्नीट्यूड है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द सर्फेस ऑन अर्थ और नियर टू द सर्फेस ऑफ अर्थ है। तो मीन कि बॉल जो है वो आपके साथ इसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ नीचे की तरफ आएगी और इसका डायरेक्शन क्या होगा कि वो टूवर्ड्स द सन अर्थ आ रहे हैं, तो उसका डायरेक्शन हमारे साथ टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होगी एंड इट्स डायरेक्शन इज टूवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये क्या होगा कि एक एक्सेलरेशन इसका वही होगी जो किसी भी ऑब्जेक्ट की दी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 और 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है।
और चूंकि यहाँ पे हम खुद देखते कि वो बाल नीचे ज़मीन की तरफ फेंकते तो उसका डायरेक्शन हमारे साथ टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होगा। कंसेप्चुअल क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि डिस्क्राइब द सिचुएशन in which the speed of the object is constant while the velocity is not. आप इस तरह की सिचुएशन को डिस्क्राइब करें जिसमें आपके साथ स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट हो, लेकिन वेलोसिटी खुद कांस्टेंट ना हो। क्वेश्चन में ये मांगा जा रहा है कि ऐसा सिचुएशन कौन सा है जिसमें आपके साथ स्पीड जो है वो कांस्टेंट हो एक ऑब्जेक्ट के लिए जिसमें वो मोशन कर रहा है, लेकिन वेलोसिटी आपके साथ कांस्टेंट न हो। तो अगर आप देखें तो हमारे साथ जो सर्कुलर पाथ होते हैं क्लोज पाथ, तो उसमें आपके साथ ये ऑब्जेक्ट जो है वो एक ही स्पीड के साथ जा रहा है, मीन कि 8 मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ वो हर पॉइंट पे इसका स्पीड फॉर एग्जांपल 8 मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन अगर आप देखें तो सर्कुलर पाथ में उसका डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज होता है, तो इसलिए इसमें वेलोसिटी हमारे साथ कांस्टेंट नहीं रहती। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रह जाता है, लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं रहता, वो हर पॉइंट पे चेंज हो जाता है। तो इसी वजह से हमारे साथ इसमें जो वेरिएशन आते हैं वो ड्यू टू डायरेक्शन आते हैं, और इससे हमारे साथ क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे साथ जब वेलोसिटी में चेंज आ जाए तो इससे एक्सेलरेशन पैदा हो जाती है। तो ये चेंज अगर मैग्नीट्यूड के लिहाज से हो वेलोसिटी में या डायरेक्शन के लिहाज से वेलोसिटी में, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे साथ इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, इसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आती, लेकिन हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज होता है। तो इस तरह यहाँ पे हमारे साथ इससे जो एक्सेलरेशन पैदा होती है कि इस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से, तो ये हमारे साथ इसको हम फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो माइंड में क्या होगा हमारे साथ कि ऑब्जेक्ट है उसका कांस्टेंट स्पीड होगा कौन से क्लोज पाथ में, नॉट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं किसी वजह से डायरेक्शन चेंज इन डायरेक्शन की वजह से इसका वेलोसिटी हमारे साथ कांस्टेंट नहीं रहती। आंसर क्या है? आंसर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, जब आपके साथ एक ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में जा रहा है, देन इन दिस सिचुएशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट। तो इस तरह सिचुएशन में आपके साथ इसका जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, मीन कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, हर एक पॉइंट पे इसका एक जैसा स्पीड होता है। बट द वेलोसिटी इज चेंजिंग, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रहा है किसी वजह से ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन, क्योंकि हर सर्कुलर पाथ में आपके साथ हर पॉइंट ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। देयर ऑफ वेलोसिटी ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देयर प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन। हमें पता है कि जब वेलोसिटी में चेंज आते तो एक्सेलरेशन पैदा होते हैं, तो इस विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। जिस सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उस बॉडी का हमारे साथ जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स दी सेंटर ऑफ दैट सर्कल होगा। मीन कि हमारे साथ जो भी बॉडी है ना कि वो किसी भी सर्कुलर पाथ में जो मोशन कर रहा है तो उसका डायरेक्शन हमारे साथ इसी ही सर्कल के टुवर्ड्स द सेंटर होगा। तो मीन कि यहाँ पे हमारे साथ हमने ये डिस्कस किया कि हमारे साथ यहाँ पे जो वेलोसिटी में हर पॉइंट पे इसके डायरेक्शन में वेरिएशन आती है, तो इस वेरिएशन से हमारे साथ यहाँ पे जो एक्सेलरेशन पैदा होगी उस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमारे साथ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कल होगा। तो इस तरह इससे हमारे साथ जो एक्सेलरेशन पैदा होगी इस तरह की एक्सेलरेशन को फिर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखेंगे। कैन एन ऑब्जेक्ट हैव नॉर्थवर्ड वेलोसिटी एंड साउथवर्ड एक्सेलरेशन एक्सप्लेन। क्या आपके साथ इस तरह एक ऑब्जेक्ट की पॉसिबल है कि इसका वेलोसिटी एक डायरेक्शन में हो, मींस नॉर्थवर्ड में हो, और उसका एक्सेलरेशन जो है वो उसके अपोजिट साउथवर्ड डायरेक्शन में हो। तो या क्या इस तरह की सिचुएशन में पॉसिबल है? तो अगर आपको याद है कि हमने पढ़ा था कि हमारे साथ एक्सेलरेशन के दो टाइप्स हैं। एक को हमने पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहा था जिसमें हमारे साथ वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ता है, तो इसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते थे। और दूसरा वो हमारे साथ वो एक्सेलरेशन था जिसमें हमारे साथ वक्त गुजरने के साथ साथ वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड था वो डिक्रीज होता था। तो इस तरह के एक्सेलरेशन को हम नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते थे। तो
तो यहाँ पे अब हमारे साथ फॉर एग्जांपल है कि एक गाड़ी है वो टुवर्ड्स द नॉर्थवर्ड वेलोसिटी के साथ जा रही है और सडनली वो यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करती है, तो इसकी वेलोसिटी में डिक्रीज आ गया। तो वो गाड़ी जो है वो पहले जो जिस वेलोसिटी के साथ जा रहा था, अब इसकी वेलोसिटी में डिक्रीज आ गया। तो इसमें हमारे साथ इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा हो गई क्योंकि वक्त गुजरने के साथ इसकी मैग्नीट्यूड में डिक्रीज आ गया। तो उससे हमारे साथ इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगी वो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। तो नेगेटिव, चूंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये कि इसका डायरेक्शन जो है वो वेलोसिटी के अगेंस्ट है। मीन की वेलोसिटी अगर एक डायरेक्शन में है तो उसका जो एक्सेलरेशन इस डिक्रीज इन वेलोसिटी की वजह से पैदा हो जाता है तो वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जब फॉर एग्जांपल यहाँ पे गाड़ी जो है वो हमारे साथ नॉर्थवर्ड की तरफ जा रही है और वो ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो इससे हमारे साथ चूँकि इसकी अपोजिट में हमारे साथ साउथ डायरेक्शन है, तो इस ब्रेक की वजह से इसकी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में डिक्रीज पैदा हो जाता है और इस डिक्रीज से हमारे साथ नेगेटिव एक्सेलरेशन पैदा होगी और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन का डायरेक्शन चूँकि नॉर्थवर्ड के अगेंस्ट टू हमें, तो उसका जो डायरेक्शन है वो हमारे साथ टुवर्ड्स दी साउथ होगा। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। अच्छा, माइंड मैप क्या है हमारे साथ कि ऑब्जेक्ट है हमारे साथ नॉर्थवर्ड वेलोसिटी की तरफ जा रहा है, अप्लाई ब्रेक्स, तो वेलोसिटी इससे हमारे साथ डिक्रीज हो जाता है, इससे हमारे साथ साउथवर्ड में एक्सेलरेशन पैदा हो जाती है। आंसर क्या है कि यस, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ नॉर्थवर्ड वेलोसिटी एंड साउथवर्ड एक्सेलरेशन। बिल्कुल, एक ऑब्जेक्ट के लिए हमारे साथ नॉर्थवर्ड वेलोसिटी और साउथवर्ड एक्सेलरेशन पॉसिबल है। कंसीडर अ सिचुएशन इन विच अ ड्राइवर इज ड्राइविंग अ व्हीकल। इस फॉर एग्जांपल हम इस तरह की एक सिचुएशन कंसीडर करते हैं जिसमें एक ड्राइवर जो है वो गाड़ी ड्राइव करते हैं इन नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में। विल ही अप्लाई ब्रेक्स, जब वो ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस, तो हमारे साथ नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू डिक्रीजिंग वेलोसिटी में डिक्रीज की वजह से। इन दिस केस द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ व्हीकल। तो इस तरह की इस केस में हमारे साथ अब जो एक्सेलरेशन चूँकि नेगेटिव है, इसका डायरेक्शन उस मोशन के अपोजिट है। वी मीन एक्सेलरेशन इज साउथवर्ड, चूँकि गाड़ी नॉर्थवर्ड में जा रही है तो एक्सेलरेशन इससे साउथवर्ड में पैदा होती है। Therefore the vehicle is traveling northward and the acceleration is southward। तो गाड़ी जो है वो नॉर्थवर्ड में जा रही है और इससे जो एक्सेलरेशन पैदा होती है वो साउथवर्ड में पैदा हो जाती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ जाए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे साथ कि अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट स्पीड अप, what is happening to acceleration? Does it increases, decreases or stay same? फॉर एग्जाम्पल यहाँ इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है आपसे कि एक फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट है वो स्पीड अप हो रहा है, सही, जो ज़मीन की तरफ जा रही है वो स्पीड अप हो रहा है, तो उसके एक्सेलरेशन को क्या हो जाता है, वो भी इंक्रीज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है और सेम रहता है। मीन कि इसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं आती। तो हमने यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे साथ अगर हम ए रेजिस्टेंस वगैरह सब कुछ को इग्नोर करें, तो अगर हैवी ऑब्जेक्ट हो या लाइट ऑब्जेक्ट हो तो वो इस सारे के लिए सेम रहता है। तो इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में आपके साथ कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आएगा जब एयर रेजिस्टेंस न हो हमारे साथ। तो अगर वो स्पीड अप हो रहा है तो आपके साथ इसका जो एक्सेलरेशन है वो आपके साथ कांस्टेंट रहे, क्योंकि ये हमारे साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और वो हमारे साथ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो कांस्टेंट है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे साथ टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ जा रहा है तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो आपके साथ हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट रहता है जब वो इतनी ही ज़्यादा डिस्टेंस से न आ रहे हो जिसका डिस्टेंस आपके साथ रेडियस ऑफ अर्थ से ज़्यादा न हो। मीन कि जब वो इतनी ही डिस्टेंस से आ रहे हो कि वो डिस्टेंस आपके साथ रेडियस ऑफ अर्थ से कम हो। तो सही है कि आपके साथ जब एक ऑब्जेक्ट है कि वो फ्री फॉल हो रहा है टुवर्ड्स द सेंटर, सही है, टुवर्ड्स द अर्थ, तो उसका जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी और वो आपके साथ कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और उसका वैल्यू जब आपके साथ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बिल्कुल कांस्टेंट रहती है।
अच्छा, माइंड में क्या है कि ऑब्जेक्ट है, जब आपके साथ स्पीड अप हो रहा है, डाउनवर्ड फॉलिंग मोशन है, नो एयर रेजिस्टेंस, जब एयर रेजिस्टेंस नो वहाँ पे हमारे साथ, तो वही सेम एक्सेलरेशन के आपके साथ टुवर्ड्स द अर्थ आएगी। अच्छा, आंसर क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस इट इज फाउंड दैट ऑल द बॉडीज एट द सेम लोकेशन अबव द अर्थ फॉल वर्टिकली विद सेम एक्सेलरेशन। जब हमारे साथ एयर रेजिस्टेंस न हो तो ये मालूम हो चुका है कि जितनी भी बॉडीज हो आपके साथ एक ही लोकेशन पर हो, मीन कि आपके साथ वो सारे बॉडीज जो है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वो एक ही जैसे फासले पर पड़े हैं। अगर वो हम वहाँ से वर्टिकली को थ्रो करेंगे या गिराएंगे तो वो आपके साथ सेम एक्सेलरेशन के साथ ज़मीन की तरफ आएगी। Furthermore, if the distance of the fall is small compared to the radius of the earth, ये कब होगा कि आपके साथ उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, मीन कि उसमें कोई चेंज नहीं आएगी, वो वही सेम एक्सेलरेशन के साथ ज़मीन की तरफ आएगी। जब आपके साथ ये बॉडीज जो है कि वो सरफेस ऑफ अर्थ से इतने फासले पर पड़े हैं कि वो फासला आपके साथ रेडियस ऑफ अर्थ से कम हो। वो जो बॉडी हमने वहाँ पे रखी है वो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ से या सरफेस ऑफ अर्थ से जितने फासले पर पड़ा है वो फासला आपके साथ रेडियस ऑफ अर्थ से कम हो, तो फिर आपके साथ ये बॉडी सेम एक्सेलरेशन के साथ ज़मीन की तरफ आएगी। सो द एक्सेलरेशन कैन बी कंसिडर्ड कांस्टेंट थ्रू इट्स फॉल, और इसका जो एक्सेलरेशन है वो हमारे साथ इस फॉलिंग के दौरान कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि a ball is thrown upward with initial speed 5 meter per second. What will be its speed when it returns to its starting point? हमारे साथ एक बॉल है जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड देता है और उसी के साथ वो ऊपर की तरफ जाता है। तो वो जब इस पॉइंट पे वापस पहुंच जाता है तो उसका स्पीड क्या होगा, मीन सही है कि उस What will be its speed when it return to starting point, जिस पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट लिया था इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकंड के साथ, तो उस पॉइंट पे दोबारा इसका स्पीड क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे साथ दो सिचुएशन है, अगर एयर रेजिस्टेंस मौजूद हो तो फिर वहाँ पे आपके साथ इस स्टार्टिंग पॉइंट पे जब वो वापस रिटर्न हो जाता है तो उसकी स्पीड आपके साथ फिर वही नहीं रहेगी, वो इसमें डिक्रीज आएगी। लेकिन अगर आपके साथ एयर रेजिस्टेंस वहाँ पे नहीं हो, बिल्कुल कोई भी रुकावट इसके सामने में नहीं हो, तो वो जिस स्पीड के साथ ऊपर गए हैं जब वापस इसी ही पॉइंट पे आ पहुँचता है तो उसी पॉइंट पे इसका स्पीड आपके साथ वही सेम रहेगी। मीन कि इनिशियल जब उन्होंने स्टार्ट किया था 5 मीटर पर सेकंड के साथ, जब वो वापस पहुँच जाता है तो उसी ही पॉइंट पे दोबारा इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकंड होगा। तो माइंड में क्या है कि इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकंड इफ नो एयर रेजिस्टेंस, सेम स्पीड के साथ आपके साथ ये आएगी, तो वही सेम स्पीड 5 मीटर पर सेकंड उसकी रिटर्निंग पॉइंट पर होगी। अच्छा, तो आंसर क्या है कि व्हेन अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, जब हम किसी बॉल को अपवर्ड थ्रो करते हैं विद एन इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड 5 मीटर पर सेकंड के साथ, then in the absence of air resistance as there will be no laws of energy of ball, तो जहाँ पे हमारे साथ एयर रेजिस्टेंस न हो तो उस बॉल के एनर्जी में आपके साथ कोई कमी नहीं आएगी। सो therefore the ball will return to starting point with the same speed, तो आपके साथ वो बॉल जो है वो वही सेम रिटर्निंग, जब रिटर्न हो जाता है स्टार्टिंग पॉइंट पे तो उसका स्पीड आपके साथ वही 5 मीटर पर सेकेंड होगा। तो यही आपके साथ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आप चैप्टर नंबर 2, इसी के साथ आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल से स्टार्ट लेंगे, रिटन वर्क ऑफ एग्जाम्पल हम स्टार्ट करेंगे।